नमस्कार, मैं मणि सर। आज आप लोगों के समक्ष है भारत के भूगोल से संबंधित एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, भारत की भूगर्भिक संरचना। और इस विषय पर आज हम कुछ अपने विचार रखने जा रहे हैं, क्योंकि यह पॉइंट प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम जानते हैं कि भूगोल में सबसे अधिक जो प्रश्न आते हैं प्रारंभिक परीक्षा में या मुख्य परीक्षा में, वो इंडिया ज्योग्राफी से आते हैं। तो आज इसी पर हमारा विचार आया कि इस पर कुछ चर्चा किया जाए। तो पहली बात तो हमें जान लें कि भारत की भूगर्भिक संरचना, तो भारत के बारे में पहले बाद में जानेंगे, भूगर्भिक संरचना के पहले जानें इसका ये क्या है और इसका महत्व क्या है। देखिए, किसी भी देश की भूगर्भिक संरचना उस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिस देश में भूगर्भिक संरचना जितना अधिक विविधतापूर्ण होगा, वह देश विभिन्न क्षेत्रों में अधिक से अधिक आत्मनिर्भर होगा। भूगर्भिक संरचना का आशय हमारा क्या है? भूगर्भिक संरचना का आशय हमारा है चट्टानों की संरचना से। भूगर्भिक संरचना का आशय क्या है? चट्टानों की संरचना से। अब चट्टानें प्राचीन काल से लेकर नवीन काल तक की पाई जाती हैं। इन चट्टानों का अपना अपना इतिहास है और इनका अपना महत्व भी है। भारत के संदर्भ में देखें तो आज भारत विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर है, तो उसके पीछे बहुत से कारण हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण है भारत की भूगर्भिक संरचना। क्योंकि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, तो जहाँ विभिन्न प्रकार के भौतिक और मानवीय विविधता पाई जाती हैं, तो इसमें भौतिक विविधता में हमारी जो भूगर्भिक संरचना है ये भी काफ़ी विविधतापूर्ण है। भारत में प्राचीनतम आर्कियन काल से लेकर के और अति नवीन होलोसीन काल की चट्टानें पाई जाती हैं। ये मतलब कि प्राचीनतम से लेकर के नवीनतम चट्टानों के पाए जाने के कारण आज भारत विभिन्न क्षेत्रों में एक अग्रणीय राष्ट्र है। अब अगर इन चट्टानों को हम एक एक करके चर्चा करें, तो जैसे कि जो हमारा भूगर्भिक संरचना है प्रायद्वीपीय पठार का। अब प्रायद्वीपीय पठार क्या है? प्राचीन चट्टानों से निर्मित है। इस प्राचीन चट्टानों से निर्मित होने के कारण यहाँ पर आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन जैसी चट्टानें पाई जाती हैं। और ये चट्टानें धात्विक अधात्विक खनिजों के दृष्टिकोण से क्या है? अधिक महत्वपूर्ण है। अगर ये प्राचीनतम चट्टानों भारत के भूगर्भ में ना पाई जाती तो आज हम आधारभूत उद्योगों या विभिन्न प्रकार के उद्योगों का विकास संभव नहीं था, या हम इस तरह से विकसित नहीं कर पाते। करते भी तो हम दूसरे राष्ट्रों पर कच्चा मटेरियल पर निर्भर रहते। आज हम सीमेंट उत्पादन में अगर अग्रणी राष्ट्र हैं, तो उसके पीछे हमारी विंध्यन सेल की चट्टानें हैं। अगर हम लौह इस्पात में अग्रणी राष्ट्र हैं, तो उसके पीछे जो है हमारी जो है धारवाड़ की चट्टानें हैं। अगर हमारे पास ग्रेनाइट, नीस जैसे बहुमूल्य चट्टानें पाई जाती हैं, तो उसके पीछे हमारी आर्कियन चट्टानें हैं। अगर सीसा जस्ता के खनिज पाए जाते हैं, तो उसके पीछे हमारा कुड़प्पा चट्टानें हैं। जो आज भारत के पास कोयले का विशाल भंडार है, तो गोंडवाना चट्टानें। कहने का तात्पर्य क्या है कि ये जो प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानें हैं, जो प्राचीनतम चट्टानें हैं, ये विभिन्न प्रकार के खनिजों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और इसी महत्व के कारण आज हम भारत जो है विभिन्न प्रकार के खनिजों के क्या किया है? आधारित उद्योगों का विकास करके विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर राष्ट्र है। अब अगर देखें तो दक्कन चट्टानें हैं। दक्कन चट्टानें हमारे काली मिट्टी से काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। अब ये चट्टानें काली मिट्टी होने के कारण आज हम कपास, गन्ना जैसे वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन में अग्रणीय राष्ट्र के रूप में देखे जा सकते हैं। इसी तरह से हमारे हिमालय के चट्टानें जो हैं टर्शियरी काल की हैं। अब टर्शियरी काल की चट्टानें जो होने के कारण क्या है कि यहाँ पर हिमालय में भूगर्भ में बहुत सारी खनिजें पाई जाती हैं। साथ ही साथ कि आज हिमालय का महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, विभिन्न कालखंडों में इसका निर्माण हुआ है और इसके कारण यहाँ पर विभिन्न प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। प्राचीनतम अवसादी जो जीवाश्म चट्टानें होती हैं। अब दूसरी चीज़ इसकी महत्ता को देखें तो एक तरफ प्रायद्वीपीय पठार जो है
प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित है, जो धात्विक अधात्विक खनिजों के भंडार के लिए जाना जाता है, जिसके कारण आज हम बहुत सारे आधारभूत उद्योगों को विकसित करने में सफल रहे। तो दूसरी तरफ विशाल गंगा मैदान जो हमारा नवीनतम चट्टानें हैं, वो नवीनतम चट्टानें होने के कारण, जमीन जलोढ़ उपजाऊ मिट्टी होने के कारण आज हम कृषि के क्षेत्र में अग्रणीय राष्ट्र हैं। अगर हमारे पास विशाल गंगा मैदान जैसा जलोढ़ मृदा वाली चट्टानें न होती तो आज हम कृषि के दृष्टिकोण से अग्रणीय राष्ट्र नहीं है। तो चाहे हमारा कृषि का क्षेत्र हो, चाहे हमारा उद्योगों का क्षेत्र हो, अगर इन दोनों क्षेत्रों में भारत एक वैश्विक स्थान प्राप्त किया है तो इसके पीछे कहीं न कहीं भारत की भूगर्भिक संरचना है। तो कहने का आशय क्या है कि भूगर्भिक संरचना किसी भी राष्ट्र के जो है आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज भारत की भूगर्भिक संरचना प्राचीन कालतम से लेकर के नवीनतम काल की चट्टानों के होने के कारण आज भारत विभिन्न क्षेत्रों में क्या है, आत्मनिर्भर राष्ट्र है, और इसका श्रेय हमारी भूगर्भिक संरचना को जाता है, हमारी चट्टानों की विविधता को जाता है। अब प्रश्न है कि इन चट्टानों का जो महत्व है, तो महत्व तो आप समझ गए होंगे कि महत्व जो है इसलिए है क्योंकि हमारे पास नवीनतम से लेकर के प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती हैं, उनका अपना अपना महत्व है। अब विषय आता है ये जो हमारे चट्टानें हैं। अब देखिए एक चीज़ और जान लीजिए कि प्रश्न के स्वरूप को हमें कैसे समझना चाहिए। अगर हम खाली फैक्ट आधारित, हमें एक पॉइंट है तो उस पॉइंट से कितने प्रश्न बन सकते हैं, इन सब पे अपना विजन रखना चाहिए, अपना दृष्टिकोण रखना चाहिए, तभी हम क्वेश्चनों को पकड़ पाते हैं। सामान्यतः विद्यार्थी क्या करता है, पूछे गए प्रश्नों पर ज़्यादा फोकस करता है, उससे और क्या क्वेश्चन बन जाते हैं उस पर उतना ध्यान नहीं देता, और जब नवीन क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो या तो आप कन्फ्यूज रहते हैं या तो गलत करके आते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एक एक चट्टानों की चर्चा करने हम जा रहे हैं, थोड़ा संक्षिप्त चर्चा होगी। जैसे मान लीजिए कि हमारा प्राचीनतम चट्टान, तो प्राचीनतम चट्टानों में है पहला हमने क्या, आर्कियन। आर्कियन, अब पहले हम आर्कियन को जान लें। देखिए आर्कियन जो है ये क्या है, ये मूल चट्टान है, मूल चट्टान, या इसे हम प्राथमिक शैल कहते हैं, प्राथमिक शैल। अब अगर आपसे कहे निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक शैल का उदाहरण, मूल चट्टान का उदाहरण है, तो क्या है, आर्कियन। क्योंकि पृथ्वी के निर्माण कार्य का ही ये चट्टानें, जब हमारी पृथ्वी तरल से ठोस अवस्था में विकसित हुई तब काल की चट्टानें हैं, ये अरबों वर्ष पुरानी चट्टान है। तो ये जब शब्द आता है कि भारत विश्व में सबसे प्राचीनतम चट्टान कौन सी है, भारत की सबसे प्राचीनतम चट्टान कौन सी है, तो प्राचीनतम चट्टान क्या होगा, आर्कियन होगा। अब आर्कियन की विशेषताएं क्या है, तो पहला ये मूल चट्टान है, ये जीवाश्म रहित चट्टान है। क्या है, जीवाश्म रहित चट्टान है। जीवाश्म रहित का मतलब हमारा ये हो गया, जब इन चट्टानों का विकास हुआ था तो हमारे धरातल पर जगत का विकास नहीं हुआ था, इसलिए इसमें जीवाश्म वाले खनिज या उसे तत्व नहीं पाए जाते। तो दो विशेषता हुआ, जीवाश्म रहित है। ये ग्रेनाइट नीस शिस्ट से युक्त चट्टानें हैं, ग्रेनाइट नीस और शिस्ट से युक्त चट्टानें हैं। अगर इनका विस्तार हम देखें तो विस्तार जो है प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत और वाह और हिमालय के भूगर्भ में, हिमालय के भूगर्भ में कौन सी चट्टानें पाई जाती है, ग्रेनाइट नीस शिस्ट। तो अब जैसे पूछा गया है कि हिमालय के भूगर्भ में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, आर्कियन चट्टानें, धारवाड़ चट्टानें, अवसादी चट्टानें, कैसी चट्टानें, तो आपको उत्तर क्या होगा, ग्रेनाइट नीस शिस्ट। ऐसा क्यों रहा, क्योंकि हम जानते हैं कि हिमालय उसकी उत्पत्ति के पहले एक सागर था जिसका नाम टेथीस सागर था। जैसे आज नदियाँ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिरती थी, आज के करोड़ों वर्ष पूर्व नदियाँ कहाँ गिरती थी, इस गोंडवाना लैंड जो हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है, गोंडवाना लैंड एक पठारी क्षेत्र है, यहाँ की नदियाँ टेथीस सागर में गिरती थी। तो नदियों के द्वारा जो ये चट्टानों का जो अपर्दन हुआ, अपर्दित मलबा जाकर के तली में जमा हुआ और वही जाकर के ग्रेनाइट नीस शिस्ट चट्टानों के रूप में उसका जमा हुआ, उसको इसलिए ऐसा माना जाता है कि हिमालय के भूगर्भ में आर्कियन चट्टानें पाई जाती हैं और प्रायद्वीपीय भारत में इसका विस्तार सबसे अधिक है। तो अब चार चीज़ें क्लियर हो गया। अगर आर्कियन चट्टानों के बारे में हमको जानना है तो पहला, ये प्राचीनतम अवसादी शैल है, नहीं प्राचीनतम चट्टान है, ये मूल चट्टान का उदाहरण है, ये जीवाश्म रहित चट्टान है, ये ग्रेनाइट नीस शिस्ट से बना हुआ है, ये हिमालय के भूगर्भ में और प्रायद्वीपीय पठार दोनों में
पाई जाती है। अब अगर आपसे आ गया कि प्राचीनतम चट्टान कौन सा है, तो आपने लगाया आर्कियन। आर्कियन चट्टानों के बारे में क्या सत्य है, तो सत्य और सत्य के प्रश्न तभी आप हल कर पाएंगे जब उस विषय का पूरी जानकारी, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। अब खाली ये नहीं कि आपने आर्कियन पढ़ा, प्राचीनतम ग्रेनाइट निश्चित यहीं तक सीमित रह गए, इस पर दूसरा कोई क्वेश्चन बना के दे दिया तो पढ़े जरूर, लेकिन आपने क्वेश्चन को फिर गलत कर दिया। तो हमें पूरा क्लियर होना चाहिए कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, और ये विशेषताएं आपको बता दिया। अब आ गया आर्कियन चट्टानों के बारे में क्या सत्य है, तो ये मूल चट्टान है, जीवाश्म रहित है, ग्रेनाइट निश्चित है, प्रायद्वीपीय भारत और हिमालय की भूगर्भ। उपरोक्त है सभी सही, उपरोक्त भी सभी सही तब होगा जब आप उस विषय को ठीक से समझेंगे। अब दूसरा जैसे आता है हमारा धारवाड़। अब धारवाड़ जो चट्टान है ये क्या है, ये भी प्राचीन चट्टान है, लेकिन अंतर क्या है आर्कियन से, आर्कियन चट्टानों के विघटन और वियोजन से, मतलब यांत्रिक और रासायनिक क्रियाओं के कारण निचले भागों में जलज क्रियाओं के द्वारा निक्षेपित अवसादी चट्टानों को धारवाड़ चट्टान कहा गया। तो ये धारवाड़ चट्टान जो है आर्कियन चट्टानों के विघटन और वियोजन से ही निर्मित है। अब इसकी क्या विशेषता है, तो ये प्राचीनतम अवसादी शैल है। ठीक है, सबसे प्राचीनतम अवसादी शैल कौन सी है, जब प्रश्न आएगा कि सबसे प्राचीनतम शैल कौन है, तो आर्कियन, और जब पूछेगा प्राचीनतम अवसादी शैल कौन है, तो ये धारवाड़ है। ठीक है, धारवाड़ प्राचीनतम अवसादी शैल है। दूसरा विशेषता इसकी क्या है कि ये जो चट्टानें हैं धात्विक खनिजों के दृष्टिकोण से काफ़ी संपन्न चट्टान है। ठीक है, धात्विक खनिजों के दृष्टिकोण से क्या है, काफ़ी संपन्न चट्टान है। कौन सा, धारवाड़ चट्टान है। और इसका विस्तार जो है प्रायद्वीपीय भारत में सबसे अधिक पाया जाता है, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे अधिक, विशेष करके झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, है ना, इसके अलावा कर्नाटक, ये मुख्य रूप से है। और छिटपुट रूप में अन्य राज्यों में भी ये चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती हैं। और साथ साथ ये हिमालय के लव हिमालय में भी इन चट्टानों का अवशेष पाए गए हैं। अब उनको अलग 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 नामों से जाना जाता है। अब जैसे धारवाड़ चट्टान है तो ये क्या है, प्राचीन अवसादी चट्टान है। ये जीवाश्म रहित है, मतलब जब इसका विकास हुआ था तो वनस्पतियों का अभाव था, इसलिए ये भी जीवाश्म रहित चट्टानें हैं। अब इसके बाद इसमें अगर हम देखें तो इसकी श्रेणियाँ, तो अब जैसे कभी कभी हम एक शब्द जानते हैं कि धात्विक खनिजों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण चट्टान है, तो आपने बताया धारवाड़। अब वो धारवाड़ खनिज नहीं पूछा, उसकी श्रेणियाँ निम्नलिखित में कौन सी श्रेणी धारवाड़ चट्टान का भाग है या नहीं, तो हमें श्रेणियों को भी क्या है जानना चाहिए। अब जैसे इसकी श्रेणियाँ हैं चांपानेर श्रेणी, जैसे आपका सासर श्रेणी, चिपली श्रेणी, ठीक है, कूदोराइट श्रेणी, गोडोराइट श्रेणी, ये सब प्रायद्वीपीय भारत की श्रेणियां हैं। अब इसमें पूछ लिया निम्नलिखित में कौन सी श्रेणी धारवाड़ चट्टान का भाग है, नहीं, धारवाड़ चट्टानों से निर्मित है, नहीं है। तो चांपानेर है, गुजरात में है। सासर श्रेणी, ये बालाघाट, सासर, ये सब मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सीमा पर है। चिपली श्रेणी आंध्र प्रदेश, कूदोराइट श्रेणी विशाखापट्टनम, गोडाराइट हजारीबाग। तो ये सारी श्रेणियां जो धारवाड़ की हैं ये जो है किससे हैं, धारवाड़ की चट्टानों से हैं, प्रायद्वीपीय भारत की हैं। और अगर हम वाह्य प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं, वाह्य प्रायद्वीपीय भारत, हिमालय, तो हिमालय में विक्रेता श्रेणी, शिलांग श्रेणी, सेलखाला श्रेणी। अब ये विक्रेता, शिलांग और सेलखाला, विक्रेता श्रेणी हिमाचल प्रदेश में है, शिलांग श्रेणी मेघालय में है, सेलखाला श्रेणी जम्मू कश्मीर में। अब ये तीनों श्रेणियां जो है आपका कहाँ है, धारवाड़ चट्टानों से निर्मित। अब यहाँ प्रश्न आ गया निम्नलिखित में कौन सी श्रेणी धारवाड़ चट्टानों से निर्मित नहीं है, तो नहीं है और है
ये तब लगाएंगे जब अन्य श्रेणियों के बारे में आप जानेंगे। तो जैसे आपका विक्रेता हुआ, शिलांग हुआ, आपका सिलखाला, ये धारवाड़ है। अब दे दिया महाभारत श्रेणी, तो महाभारत श्रेणी क्या है? धारवाड़ चट्टानों से निर्मित है? नहीं, तो महाभारत को आप क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। तो हमें धारवाड़ चट्टानों की श्रेणियों के बारे में जानना चाहिए, धारवाड़ चट्टानों का महत्व भी जानना चाहिए, इसकी विशेषताएं भी जानना चाहिए। अब इससे संबंधित जब प्रश्न आएंगे तो आपका गलत है नहीं है। अगर आप खाली इतना ही जान के गए कि यह प्राचीन अवसादी शैल है, यह खनिजों के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ठीक है, वो भी पूछे जाते हैं और इसके आगे भी पूछे गए हैं। जब कभी नया क्वेश्चन बना के दे दिया, चांपानेर श्रेणी किसका भाग है? आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, तब वहाँ पर आपका संविधान क्या होगा? मौन हो जाएगा। तो ऐसा न हो, आप जब अपना अध्ययन कार्य करें, जो चाहे अपनी पाठ्य पुस्तकों से करें, चाहे किसी भी तरीके से करें, तो आपका एक चट्टानों के संरचना में डेप्थ होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो अभी आपको दो चट्टानें बताएं, आर्कियन और धारवाड़। ठीक, अब धारवाड़ जानबे करते हैं धात्विक खनिज भारत का सबसे अधिक लौह अयस्क भंडार है ना, मैग्नीज, बॉक्साइट है, टिन, तांबा है, टंगस्टन, वुल्फ्राम, जैसे बहुत सारे ऐसे खनिज हैं जो धारवाड़ चट्टान में। तो सबसे अधिक धात्विक खनिजों की संपन्न चट्टान कौन सी है? धारवाड़ चट्टानें हैं। ये प्रायद्वीपीय और बाह्यप्रायद्वीपीय दोनों भागों में पाई जाती हैं। प्रायद्वीपीय भागों में अलग अलग श्रेणियों के नाम से चांपानेर, सासड़, चिपली, गोडोराइट, कोडोराइट श्रेणियां के नाम से, और हिमालय में विक्रेता श्रेणी, सिलखेला श्रेणी और शिलांग श्रेणी के नाम से जानी जाती है। अब इसके बाद आपका आता है कि आपका क्या कहते हैं इसको, कुड़प्पा चट्टानें। अब देखो कुड़प्पा चट्टानें, तो कुड़प्पा चट्टानें जैसे आर्कियन चट्टानों के विघटन और वियोजन से नदी घाटियों में निचले भागों में धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हुआ, ऐसे ही धारवाड़ चट्टानों के विघटन वियोजन से जलज क्रियाओं के परिणाम स्वरूप कुड़प्पा चट्टानों का निर्माण हुआ। ये भी धात्विक खनिजों के लिए जानी जाती है। अंतर ये है कि जो कुड़प्पा चट्टानें हैं ये कम धात्विक खनिज संपन्ना वाली चट्टानें हैं, और इन चट्टानों में जो है कुछ इनकी भी श्रेणियां हैं, जैसे पाप घनी श्रेणी, पाप घनी श्रेणी। अब आ गया कि पाप घनी श्रेणी किन चट्टानों का भाग है? आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन। तो आपको उत्तर क्या होगा? कुड़प्पा चट्टानें। ये चट्टानें विशेष करके सीसा एवं जस्ता, ये दो खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, और ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे राज्यों में प्रमुख रूप से ये चट्टानें कौन सी? कुड़प्पा चट्टानें पाई जाती हैं। अब इन चट्टानों को अगर हम देखें तो इनमें नालामलाई की श्रेणी जो है ये भी कुड़प्पा चट्टानों की है ना, पापघनी श्रेणी है ये भी कुड़प्पा चट्टानों की है। तो कुड़प्पा चट्टानें हो गई। अब इसके बाद फिर आपका आता है कौन सा? विंध्यन शैल। अब देखिए विंध्यन चट्टानें, तो विंध्यन शैल जो हमारा है, विंध्यन चट्टानें, देखिए ये भी जीवाश्म रहित चट्टानें हैं। क्या है? जीवाश्म रहित चट्टानें हैं। दूसरा कि विंध्यन चट्टानें भारत के मध्यवर्ती भाग में पाई जाती है, विशेष करके इनका विस्तार जो है राजस्थान से लेकर तमिलनाडु तक है, और ये चट्टानें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट सेल की जैसे खनिजों के लिए प्रसिद्ध हैं। और भारत के मध्यवर्ती भाग में पाए जाने के कारण भारत के अधिकांश सीमेंट उद्योग भी वहीं पर स्थापित हैं जहां पर विंध्यन चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, अब जैसे विंध्यन चट्टानों के बारे में अगर आप देखें तो ये भांडेर की श्रेणी, कैमूर की श्रेणी, विंध्यन की श्रेणी, अरावली के पल्ली श्रेणी, ये सब विंध्यन चट्टानों के क्या हैं? भाग है। और ये चट्टानें चूँकि चूने पत्थर की बहुलता होती है, तो चूने पत्थर की बहुलता के कारण जो है क्या होता है, ये सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। ये मुगल सराय से लेकर के और कटनी तक जो है विंध्यन के रेल मार्गों के सहारे चट्टानें पाई, डेहरी यान सोन के रेल मार्गों के सहारे विंध्यन चट्टानें पाई जाती हैं। तो पूछा गया है कि इलाहाबाद कटनी रेल मार्ग के सहारे किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, तो कौन सी है? वो विंध्यन शैल है। भारत के मध्यवर्ती भाग में सीमेंट उद्योगों का विकास अधिक हुआ है। कथन सही है, कारण विंध्यन चट्टानों की उपस्थिति के कारण। ठीक है, तो इसको भी जानना आपके लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। अब
विषय ये है कि इन आर्कियन से लेकर आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा और विंध्यन। अब यहाँ पर प्रश्न बन जाएगा विकास क्रम के आधार पर चट्टानों का सही अवरोही क्रम है। तो सही अवरोही क्या है? सबसे पहले आर्कियन का विकास हुआ, इसके बाद धारवाड़ का विकास हुआ, इसके बाद कुड़प्पा का विकास हुआ, इसके बाद विंध्यन चट्टानों का विकास हुआ। तो एक तो आपको कॉमन रूप से इसको जानना चाहिए। दूसरा, इनमें कॉमन क्या है? ये सभी चट्टानें क्या हैं? जीवाश्म रहित हैं। अब अगर आया निम्नलिखित में कौन सी चट्टान जीवाश्म रहित नहीं है? तो गोंडवाना नहीं है। गोंडवाना में क्या है? जीवाश्म चट्टानें पाई जाती हैं। तो हमको ये देना है कि ये सभी कालक्रम के आधार पर क्रम है। आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा और विंध्यन, चारों में कॉमन ये है कि जीवाश्म रहित हैं और ये कहीं न कहीं विभिन्न प्रकार के खनिजों के लिए जाना जाता है। अब जैसे विंध्यन चट्टान है तो विंध्यन चट्टानों के निचले लेयर में आपका कौन सा चट्टान होगा? क्वार्टजाइट होगा। उसके मध्य भाग में क्या होगा? सेल होगा। उसके ऊपरी भाग में क्या होगा? ऐसे मान लीजिए है, तो ये क्या है? क्वार्टजाइट है। बीच में क्या है? सेल है। ऊपर क्या है? चूना पत्थर। ऐसे भी प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं कि विंध्यन चट्टानों का नीचे से ऊपर सही अवरोही क्रम। तो सबसे नीचे क्वार्टजाइट, इसके बाद सेल, इसके बाद चूना पत्थर। तो इसका भी आपको तरीका पता होना चाहिए। अब आता है ये प्रमुख चट्टान इन चारों की। तो अब जैसे आर्कियन ग्रेनाइट, धारवाड़ लोहा, कुड़प्पा सीसा, जस्ता, विंध्यन चूना पत्थर। अब आपको सुमेलित करने के लिए पूछ सकता है, तो चट्टान और चार खनिज और कहेगा क्या? सुमेलित करिए। कौन सा असंगत है? अब कौन सा असंगत है? तो दे दिया धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन और गोंडवाना। तो गोंडवाना क्या होगा? असंगत। किस आधार पर असंगत होगा? ये तीनों जीवाश्म रहित हैं और गोंडवाना जीवाश्म युक्त हैं। तो हमको ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसके बाद हम फिर आते हैं अगला जो चट्टान है, क्या अगला चट्टान हमारा जो है ये है गोंडवाना। गोंडवाना ये काफ़ी महत्वपूर्ण चट्टान है। ये जीवाश्म युक्त है, जीवाश्म युक्त है ना। इसका विकास टर्शियरी काल, इसका विकास जो है कार्बोनिफेरस काल से लेकर जुरेसिक काल में अधिक हुआ है। उस काल में हमारे धरातल पर जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती थी और आर्द्रतम जलवायु थी, जिससे जीव जंतु बायोडाइवर्सिटी का विकास अधिक हुआ और ये जो वनस्पतियाँ हैं सड़ गल करके भूगर्भ में समाहित हुई और इसके समाहित होने के कारण जीवाश्म युक्त चट्टानों का विकास हुआ। अब ये जो गोंडवाना चट्टानें हैं ये मुख्यतः 5 नदी बेसिनों में पाई जाती है। अब जैसे नदी बेसिन कौन है? दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी, इंद्रावती, वर्धा। 5-6 नदी बेसिनों में मुख्य रूप से पाई जाती है और भी छिटपुट रूप से। लेकिन अब अगर सबसे अधिक ये जो गोंडवाना चट्टानें हैं ये किस लिए प्रसिद्ध है? किस खनिज के लिए? कोयले के लिए। भारत का 98% कोयला, इससे भी अधिक कोयला किस युगीन चट्टानों में पाई जाती है? गोंडवाना युगीन। अब यहाँ है कि गोंडवाना युगीन चट्टानों में कोयले का सर्वाधिक भंडार है। सोन नदी घाटी, महानदी घाटी, दामोदर घाटी, इंद्रावती घाटी। तो आपको उत्तर क्या होगा? दामोदर घाटी। किस नदी घाटी, कौन सी नदी घाटी जो है गोंडवाना चट्टानें नहीं पाई जाती हैं? दामोदर, सोन, महानदी, कृष्णा। तो कृष्णा में नहीं पाए। तो किन किन नदी घाटियों में चट्टानें पाई थी ये भी जानना चाहिए। कोयले का सबसे अधिक भंडार किस नदी घाटी में जानना चाहिए, ये भी जानना चाहिए। गोंडवाना चट्टानें हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है हमको ये भी जानना चाहिए। अगर राज्य पूछे तो गोंडवाना चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार जो है झारखंड क्या है? राज्य में है। तो ये आपका गोंडवाना चट्टानों से हो गया। अब इसी प्रकार से आपका दक्कन, ये देखिए दक्कन चट्टानें जो है ये चट्टानें लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर, ये चट्टानें जो है 5 लाख वर्ग किलोमीटर में क्या है? विस्तृत है। अब इनका जो निर्माण है ये ज्वालामुखी क्रिया के दरारी उद्भेदन से लावा से निकला हुआ है। ठीक है, लावा से बना होने के कारण इन चट्टानों में बेसाल्ट और डोलाराइट जैसी आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। कैसी चट्टानें पाई जाती हैं? बेसाल्ट हैं और
डोलाराइट। ये दोनों खनिज किसके उदाहरण हैं? आग्नेय। ठीक है, तो बेसाल्ट डोलाराइट से खनिज पाए जाते हैं। काली मिट्टी पाई जाती है। ये चट्टानें कैसी में क्या पाती है? काली मिट्टी पाई जाती है और इसमें बहुमूल्य पत्थर पाए जाते हैं, जैसे पुखराज हुआ, पन्ना हुआ, नीलम हुआ, ऐसे जो हम लोग रिंग में पत्थरों का यूज करते हैं, तो उस तरह से पत्थर। बहुमूल्य पत्थर किस खनिज के किन चट्टानों में पाया जाता है? दक्कन चट्टानों में। ठीक है, दक्कन चट्टानों का जो विस्तार है वो विस्तार कहाँ तक है? सबसे अधिक विस्तार इसका महाराष्ट्र में। अगर आपसे पूछा जाए दक्कन चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है, तो वो कौन सा होगा? महाराष्ट्र होगा। इसके बाद गुजरात है, तो महाराष्ट्र और गुजरात मुख्य रूप से। इसके अलावा दक्षिणी राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, थोड़ा सा पार्ट, उत्तरी कर्नाटक, उत्तरी तमिलनाडु। अब ये चट्टानें कहाँ नहीं पाई जाती हैं? तो केरल में नहीं पाई जाती हैं, गोवा में नहीं पाई जाती हैं, उड़ीसा में नहीं पाई, झारखंड में नहीं। तो हमें यह जानना है कि इन चट्टानों का विस्तार कहाँ कहाँ है। अब आ गया आपके सामने प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी दक्कन शैल चट्टानें किस राज्य से संबंधित नहीं हैं? ठीक है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है और उड़ीसा नहीं, तो उड़ीसा से नहीं है। ठीक है, तो ये जो दक्कन चट्टानें हैं, कौन सी चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ? तो दक्कन चट्टानों से हुआ। ठीक है, किस चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ? दक्कन चट्टानों से हुआ, दक्कन चट्टानों का हुआ। और ये लावा से निर्मित है। बेसाल्ट और गैब्रो जैसे आग्नेय शैलें पाई जाती हैं, बहुमूल्य पत्थर पाए जाते हैं, काली मिट्टी पाई जाती है। अब मिट्टी जब चर्चा करेंगे तो फिर एक बार दक्कन पर आना पड़ेगा, वो देखा जाएगा बाद में। लेकिन अब आपको सब प्रश्नों का तरीका क्या है कि हमें दक्कन चट्टानों का विस्तार जानना है, किन किन राज्यों में है, किस में नहीं है, इसका अंतर कर लेना है, इसका महत्व क्या है, इसका अंतर कर लेना है। और ये काली मृदा होने के कारण ये हमारे गन्ना और कपास के लिए काफ़ी, गन्ना हुआ, कपास हुआ, मूंगफली हुआ, चना हुआ, ऐसे फसलों के लिए ये चट्टानें काफ़ी उपयोगी होती हैं। तो कहने का आशय क्या है कि हमारी जो भूगर्भीय संरचना है हमारे लिए वरदान है ना। अगर ये संरचना ना होती तो आज हम विभिन्न क्षेत्रों में दूसरे राष्ट्रों पर निर्भर होते। आज आर्कियन है तो ग्रेनाइट निश्चित जैसे बहुमूल्य चट्टानें पाई जाती हैं, धारवाड़ है तो लौह अयस्क पाया जाता है, कुड़प्पा है तो सीसा जस्ता पाया जाता है। इस तरह से विभिन्न प्रकार की चट्टानों का अपना क्या है? महत्व है। इसके बाद आता है टर्शियरी। देखिए ये जीवाश्म युक्त प्राचीन अवसादी शैल है। प्राचीन क्या है? अवसादी शैल है। और जो हिमालय का निर्माण हुआ है वो किस चट्टानों से हुआ है? टर्शियरी चट्टानों को। इन चट्टानों को हम 3 कालखंडों में क्या है? विभाजित कर दिए। 3 कालखंडों में विभाजित कर दिए, जैसे इयोसीन काल में हिमालय का निर्माण, मायोसीन ये लघु हिमालय का निर्माण, और प्लायोसीन ये हमारा क्या है? शिवालिक हिमालय। तो ये तीनों कालों में हमारी टर्शियरी चट्टानें पाई जाती हैं, जो प्राचीन अवसादी चट्टानें हैं, है ना, जीवाश्म युक्त चट्टानों के रूप में है। इसमें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट के अलावा अन्य सारे खनिज भी क्या है? इस चट्टानों में पाया जाता है। और लास्ट में हमारे पास एक और है, वह है क्वार्टनरी। क्वार्टनरी। अब इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला प्लीस्टोसीन और दूसरा होलोसीन। ये जो प्लीस्टोसीन काल है इसको हम हिमकाल कहते हैं। किस काल को हिमकाल कहा जाता है? प्लीस्टोसीन काल को, क्योंकि इस काल में धरातल का लगभग 1/6 भाग हिम से ढका हुआ था। इसका असर भारत पर भी पड़ा, क्योंकि इस काल में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। अब प्लीस्टोसीन काल में विशाल गंगा मैदान का निर्माण हुआ। जो भाग तिथि सागर का ऊपर नहीं उठ पाया, बलित नहीं हो पाया, उस भाग में क्या है? हिमालय से निकलने वाली नदियाँ आकर के अवसादों का जमाव किया, तो एक विशाल गंगा मैदान का क्या हुआ? निर्माण हुआ। तो विशाल गंगा मैदान का निर्माण किस काल में हुआ? प्लीस्टोसीन। इसी काल में कश्मीर घाटी का विकास हुआ। कश्मीर घाटी पहले एक करेवा झील था। तो कश्मीर घाटी किन 2 पर्वतों के मध्य स्थित है? ये आपका जास्कर और पीर पंजाल के मध्य है। तो जास्कर और पीर पंजाल के अपरदित मलबा उस सरोवर में जमा होता गया और बाद में वो भर गया, एक घाटी का समतल मैदान विभाग हो गया कश्मीर घाटी। इसी काल में
आपका चिल्का झील का विकास हुआ था। 3 महत्वपूर्ण घटनाएं प्लेस्टोसीन काल में हुआ, विशाल गंगा मैदान, चिल्का झील और कश्मीर घाटी का विकास हुआ। और भारत का जो वर्तमान स्वरूप हम देख सकते हैं विशेष करके वो इसी काल में विकसित हुआ। इसे हिमयुग या हिमकाल भी कहा जाता। अब आगे इसको आगे दिखा जाएगा। इसके बाद एक आता है होलोसीन। ये काल आज के 10,000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। अब ये होलोसीन काल है, ये सबसे नवीनतम काल है, अद्यतन काल के रूप में इसे जान सकते हैं। इस काल में बालुका स्तूपों, नदी डेल्टा, जलोढ़ मृदा आदि का विकास हुआ। तो इस निष्कर्ष के आधार पर हम क्या समझते हैं? इस निष्कर्ष के आधार पर हम यही समझते हैं कि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ पर भौतिक और मानवीय विविधताएं काफ़ी अधिक पाई जाती हैं। यह विविधता भारत को विभिन्न क्षेत्रों में कहीं न कहीं उपयोगी सिद्ध होती है। आज भारत जो अति प्राचीन काल आर्कियन से लेकर के अति नवीन होलोसीन काल की चट्टानें जो पाई जाती हैं, इसी के कारण आज भारत आधारभूत उद्योगों में विकसित करने में सफल है। यही कारण है कि आज भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में भी अग्रणीय राष्ट्र है। आज अमेरिका के बाद विश्व का दूसरा सबसे लार्जेस्ट एग्रीकल्चर लैंड अगर किसी देश के पास है तो वह किसके पास है? भारत के पास है। और इसका श्रेय किसको जाता है? भारत की भूगर्भिक संरचना को जाता है। अगर हमारे पास विशाल कृषि भूमि ना होती तो आज हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर ना होते। अगर हमारा प्रायद्वीपीय पठार, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन जैसी चट्टानें ना होती तो आज हमारे पास इस्पात उद्योग ना होता, शीशा जस्ता उद्योग ना होता, तांबा उद्योग ना होता, आज हमारे पास सीमेंट उद्योग ना होता। लेकिन कच्चे माल के रूप में चूना, पत्थर, डोलामाइट, हर प्रकार के जो खनिज संपन्नता है हमारे, इसलिए हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है वो भारत का रत्न गर्भा है। प्रकृति ने हमें एक अनूठा जो है उपहार दिया है और इसका हमें सम्मान करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि अंधाधुंध आर्थिक विकास के चलते प्रकृति प्रदत्त चीज़ों का हम जो दोहन कर रहे हैं, इससे हमारे वैश्विक पर्यावरण पर बहुत ही नकारात्मक असर भी दिखाई दे रहा है। तो आज का विषय है कि भूगर्भिक संरचना, उसका महत्व इसका यही है कि एक जान ले रही है, फिर से जान रही है कि किसी भी देश की भूगर्भिक संरचना उस देश के आर्थिक सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिस देश की भूगर्भिक संरचना जितना अधिक विविधतापूर्ण होगा वह देश विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हो सकता है। भारत की जो आत्मनिर्भरता विभिन्न क्षेत्रों में है, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण है कि भारत की भूगर्भिक संरचना, जहाँ पर प्राचीनतम आर्कियन काल से लेकर के अति नवीन होलोसीन काल की चट्टानें पाई जाती हैं और इस चट्टानों के कारण भारत के पास धात्विक खनिजों का विशाल भंडार है, उपजाऊ कृषि भूमि है। समझ गए? तो ये सारी चीज़ें हैं, हमको इसी रूप में समझना है। इस चैप्टर से हर साल क्वेश्चन प्री परीक्षा में कहीं न कहीं पूछे जाते हैं। आप जाने रहिएगा कि जब आप तैयारी करिए भूगोल का, और भूगोल में सबसे अधिक प्रश्न जो है इंडिया ज्योग्राफी से आता है, तो मैं समझता हूँ जब आप डायनेमिक तरीके से एक पॉइंट पर कितने प्रश्न बन सकते हैं, इस तरीके से आप अध्ययन करेंगे तो आप निश्चित ही सफल होंगे और आपको कन्फ्यूजन कम रहेगा, आप प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि आप इसी तरह से इसको अध्ययन कीजिए, ध्यान दीजिए, इन विषय बिंदुओं पर जो समझाया गया है उस पर ध्यान दीजिए। और अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इस पर अपना कमेंट दीजिएगा और जो कमी उस पर अपना सुझाव दीजिएगा, ताकि उसको आगे भी सुधारा जा सके। सुधार की प्रक्रिया सतत रूप से चलनी चाहिए, चाहे वो शिक्षक हो चाहे वो विद्यार्थी हो, सुधार संभावनाएं सभी जगह रहती हैं। और अगर और भी अच्छा लगे तो मेरा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, जैसा भी चाहें वैसा।